बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, अगर आज के दिन देखा जाए तो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कॉल है 24 नवंबर की, उसको लेकर काफ़ी तैयारियां दिखाई देती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि माजी करीब के अंदर जो हडल्स का सामना था उससे मुतबादिल हिकमत अमली तैयार की गई। उस मीटिंग की बड़ी गूंज है जो पेशावर के अंदर हुई, जिसमें टास्क सौंपे गए तमाम अरकान असम्बली को, चाहे वो कौमी असम्बली के हों चाहे वो सूबाई असम्बलीज़ के हों। उनको जो टास्क सौंपे गए हैं, हिदायत जो जारी की गई हैं, उसका आफ्टर शॉक्स क्या देखने में आया है कि एक तरफ पुलिस की भारी नफरी तैनात करने की बातें हुई हैं और उनको रबड़ की गोलियां फराहम करने की बातें हो रही हैं जो कल तक उन्हें मुहैया कर दी जाएंगी। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा और इस्लामाबाद में दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया है। तो वफाकी हुकूमत इस पूरे मामले को जिस तरीके से डील करना चाहती है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी ऐसे मकसद का हुसूल मुमकिन बना पाएगी जो अमन व अमान की सूरत हाल को मद्देनज़र रख के बनाया जाए? इसमें अगर देखा जाए मुख्तलिफ लोग जो हैं, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी साहब की भी बात मंजर आम के ऊपर है कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर इत्तेहादी जमातों के इस वक्त तासुरात को देखा जाए तो ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल दे चुकी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वो नाला है और इसका टास्क सौंपा गया है डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब को कि वो जाएं, मुलाकात करें, उनको मनाएं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी जो कल गुफ्तगू की पेशावर के अंदर, वो भी हुकूमत वक्त के लिए मसला खड़ा कर सकती है कि उन्हें 26वीं आईनी तरमीम के बाद होने वाली कानून साजियों के ऊपर एतराज़ है और उनकी मंशा के मुताबिक वो चीज़ें पाया तकमील तक नहीं पहुंची जो 26वीं आईनी तरमीम की उनके मुताबिक रूह थी। अब इस पूरे अमल को लेकर बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर भी बातें ये हो रही हैं कि पहले बात की गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ कॉल दी जाएगी और अब कुली तौर पर यह कह दिया गया कि पहले तमाम कॉल्स जो थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए थी, लेकिन अब पूरे मुल्क को ये कॉल है कि वो अपनी उस शनाख्त के लिए उठे हैं जो 8 फरवरी में उन्होंने रजिस्टर करवाने की कोशिश की थी लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं हो पाई। अब इस पूरे अमल में कैसे वो निकलेंगे, जिसमें मुआशी मंजरनामा जो है उसके हवाले से हुकूमत कहती है कि मुस्बत इशारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज उसके मुतबादिल में क्या है, ये एक बुनियादी सवाल है। राना साहब, सबसे पहले शाहिद खकान अब्बासी साहब वाली बात के ऊपर आ जाते हैं कि वो कहते हैं कि हुकूमत खुद कामयाब बनाएगी ये कंटेनर्स वगैरह लगा के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्मे नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात है यासर, इसमें कोई शक और शुबे वाली बात आपको नज़र आती है? किसमें सर? कि हुकूमत इसे कामयाब नहीं बनाएगी? नहीं, कोई भी नहीं। कोई एक ऐसा शहर है जहाँ कंटेनर नहीं पहुँचा? इस्लामाबाद, अटक, बुरहान, इंटरचेंज, हर जगह पर पिंडी कंटेनर नहीं पहुंच के। भाई एक तरफ आप कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के पल्ले कुछ नहीं, तो इजाज़त है उन्हें, उनसे एफिडेविट ले, वो देने के लिए तैयार है कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, हम पुरअमन तरीके से धरना देंगे। तो देख ले, अगर उनके पास कुछ नहीं है तो फ्लॉप हो जाएंगे, अगर उनके पास कुछ है तो फिर आपको अपनी औकात का पता चल जाएगा कि आप किस बुनियाद पे बैठे हैं। दोनों में से एक चीज होनी चाहिए ना। इतनी आप सुना देते हैं रोजाना, थक जाता हूं मैं भी सुन सुन के हुकूमती तर्जमानों की गुफ्तगू, चाहे वो नीचे से पंजाब से शुरू हो और सिंध वाले भी बोल पड़े और उसके बाद मैं कह रहा हूं कोई रह नहीं जाता जिन्होंने कार कोई नहीं ना जिंदी सुनता, वो भी टीवी से आके सानू ही सुनाता है, लोगों ने सुनाता है, ए नाकाम हो जाएगा एहतजाज, इनकी सियासी मौत हो जाएगी। और करने देना, क्यों लिस्टें बना रहे हैं लोगों की, क्यों अपने सोशल मीडिया पे अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, क्यों 2 नंबर पोस्टें बनाकर चलवा रहे हैं? शाह महमूद कुरैशी की, जनाब मैंने एहतजाज से ला तलकी का ऐलान कर दिया। 2 दिन पहले उसने क्या किया? वो यार यासर साहब, आप भी खुश हो जाते हैं और आपके चाहने वाले भी खुश हो जाते हैं, हम तो इसी में खुश हो जाते हैं हम तो इसी में खुश हो जाते हैं कि आप खुश हो जाते हैं, आपके चाहने वाले खुश हो जाते हैं। बात बड़ी सिंपल सी है। क्या इनके पास जो रिपोर्ट आई है 24 नवंबर के हवाले से, वो तसल्ली बख्श है? बताएं ना, इनसे पूछिए ज़रा अपने दोस्तों से, मुस्लिम लीग नून वालों से, कि 24 नवंबर के हवाले से जो रिपोर्ट आई है उस पर इतनी चीखें क्यों बज रही हैं? अता तारड़ साहब बार बार आके कह रहे हैं 9 मई, हम खुद 9 मई के ख़िलाफ़ हैं। तो 9 मई के मुल्ज़िमों को सज़ा देने से रोका किसने? आपने रोका है, आपने रोका है, तो दें सज़ा। भाई अदालतें आपकी, हुकूमत है ना आपकी, अदालतें चलें कानून की,
हुकूमत आपकी, प्रोसिक्यूशन आपका, करें क्यों नहीं करते? आज जो एक फ़ैसला इमरान खान की बरीयत का जारी हुआ, देखा आपने, सुना है? शेख रशीद और दीगर लोग जी, उसमें आपने पढ़ा सारा जी। उसमें उन्होंने कहा जी 1200 से 1200 लोगों ने पुलिस पे हमला किया है, जख्मी कोई नहीं हुआ। क्या मजाक है? तो जब जिस मुल्क के अंदर सियासतदान जो है ना, सियासतदान वो हमेशा, पूरी दुनिया के अंदर क्या होता है, पूरी दुनिया समेत भारत में सियासी मुखालफिन को अगर अब समझा जाए कि ये कमज़ोर है तो उन्हें खुला मैदान दिया जाता है ताकि वो एक ही दफ़ा फारिग हो जाए। इन्होंने पूरा इस्लामाबाद सील कर देना, पिंडी सील कर देना, सड़कें खोद देनी है, खंदकें खोद देनी है, सारा कुछ कर देना। भी आप जिक्र कर रहे थे, क्योंकि आपके पास इतला होती है ना, मैं वही कह रहा हूँ, गवर्नमेंट की इतला मेरे पास नहीं होती। मैं एक आम अवामी आदमी हूँ, आप सरकारी आदमी हैं। आपने कहा जी रबर की गोलियां भी आ गई, आंसू गैस के शेल भी आपने बता दिए, और क्या बताया आपने? गन्ने बताई हैं, वाटर कैनन के वाटर, तो सारा कुछ। चूँकि मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि मुझे नहीं ना पता, मैं सारा दिन अवामी खबरें ढूंढता हूँ, आप सरकारी ढूंढते हैं ना, थोड़ा सा फ़र्क इतना हो जाता है। तो आप दोस्तों ये मत समझिएगा, वापस वैसे आप लोगों को ज़रा थोड़ा सा इंजॉय कराने के लिए कि थोड़ा सा आप मूड आपका ठीक हो, आप आपस में करते रहते हैं। यासिर साहब, ये सारा क्यों हो रहा है? अगर 50,000 का फिगर आ रहा है सामने, एक आंसू गैस के शेल, अगर बंदे ही 5,000 होने हैं। सर मैंने 50,000 तो नहीं कहा। नहीं, फिगर आप, इसका मतलब कि खबर, ये खबर, ये जो कागज़ है ना, इस पर लिखा हुआ है, ये जो आपने मेरे आगे रखा है ना, ये जो आपने मेरे आगे, ये जो आपने मेरे आगे रखा है, इसमें लिखा हुआ है, मैं क्या करूँ? ठीक जी, मैं पढ़ा भी ना आता तो उसे बोल दे हो, ठीक। उसमें लिखा हुआ है ना, तो मैं तो वो पढ़ रहा हूँ। तो जब अगर इतने शेल आंसू गैस के, अगर आप कहते हैं कि आपने दाखिल नहीं होने देना, फलां नहीं होने देना, ये इनका कब्रिस्तान बन जाएगा, फलां हो जाएगा, सियासी कब्रिस्तान बन जाएगा, तो फिर आप उन्हें एक दफ़ा मौका दें, परेड ग्राउंड दे दें, कोई ग्राउंड दे दें। अगर तो वहाँ पर ये आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आते तो ठीक है। आप ये सारी फुटेजेस ज़रूर चलाइएगा, ये सारे लोगों के शॉट ज़रूर चलाइएगा जो कह रहे हैं कि कोई आ नहीं सकता, जो कह रहे हैं कि लोग नहीं होंगे, जो कह रहे हैं कि बिल्कुल गैदरिंग नहीं होगी, जो कह रहे हैं कि अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। सारे कंटेनर्स के बावजूद, सारी रुकावटों के बावजूद, गिरफ्तारियों के बावजूद, आप ज़रा लोगों का निकलना, ये मैसेज कर रहे हैं किसी को कि ये रोकना है? मैं लोगों को ज़रा रोकने के लिए, अच्छा, मैसेज कर सकते हैं। इतनी बड़ी तादाद में अगर निकलेंगे तो परेशानी हो जाएगी। हाँ, मैं कर रहे हैं मैसेज आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना उस दिन डिस्कस कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि मैंने जो आज बात की है वो कैसी है। इतना ज़्यादा लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। मैंने तो एक बंदे से कहा, मुझसे आज एक शख्स ने बहस की, आपकी तरह वो भी पढ़ा लिखा आदमी था, तो उसने मुझसे बहस की। उसने कहा जी 10,000 MNA और 5,000 MP नहीं लेके आ सकते। मैं कहा, मैं कब कहता हूँ लेके आ सकते हैं? मैं कहा पंजाब का कोई एक हल्का ऐसा था जिससे तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ा, और आपकी इस ही फार्म 45 या 47 से ही वो दूसरे नंबर पे ना आया। उसने कहा नहीं, कोई भी हल्का नहीं था। तो मैं क्या, पंजाब के कितने हल्के हैं? उसने कहा जितने हल्के हैं। मैं कहा अगर फ़ी हल्के से 500 बंदा निकले, MPA के हल्के से सिर्फ 500, तो कितना बन जाता है? उसने हिसाब लगा के कहा 1,45,000। मैं कहा 500 बंदे एक हल्के से निकले, 1,45,000, और अगर पंजाब से 1,45,000 निकल आए तो मैं कहा कोई दुनिया की ताकत, कोई कंटेनर, कोई आंसू गैस की शेलिंग उन्हें रोक सकती है? उसने कहा बिल्कुल नहीं रोक सकती। और मैं क्या, इससे कई गुना ज़्यादा लोग तो KPK से भी निकलने हैं ना। मैं क्या, आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल कयूम मीटिंग करता है तो उस पर FIR दे दी जाती है कि उसने मीटिंग क्यों की। मैं कहा अगर वहाँ से भी 5,000 आ जाता है, मैं नहीं ज़्यादा कहता, मैं कहा GP से 2,000 आ जाता है, तो पहाड़ों से भी उतर के नीचे लोग आ जाते हैं, पोटोहार से, तो फिर क्या बनेगा? तो यासर साहब आप मत बोलिए, आपके अपने दोस्त हैं जो MPA MNA मौजूद हैं फैसलाबाद में, क्या वो 500 लोग नहीं निकाल सकेंगे? उससे तो ज़्यादा उनके कहे बगैर निकल आएंगे। मैं ठीक है, लोग तो खुद तैयार होकर बैठे हैं। मैं ये बात बिल्कुल आपको बता रहा हूँ कि लोग खुद तैयार बैठे हैं। मेरे पास कुछ वीडियोस हैं सिंध के अंदर, हिंदू बरादरी से अलग रखने वाले लोग जो हैं वो कंपेन कर रहे हैं।
चलें, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है और अपोजिशन इस पूरे इम्पैक्ट के ऊपर क्या राय रखती है, जो दीगर जमातें हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कामरान मुल्क में ज्वाइन करेंगे। बहुत नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के तहफ़्फ़ुज़ात, ये जो नई कानून साजी हुई उस पर और आने वाले दिनों में सियासी तरीक़ाकार क्या इख्तियार किया जाएगा रवाबित के हवाले से, और किस तरफ को टिल्ट दिखाया जाएगा कि माजी करीब में पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ जो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के बारे में मुस्बत राय अपना चुकी थी, वो रफ्ता रफ्ता अपनी राय में तब्दीली क्यों ला रही है और ये राय पुख्ता कब होगी, इस बारे में बात की जाएगी और इसका इम्पैक्ट सियासी तौर पे क्या पड़ेगा, ये जो 24 नवंबर वाला मामला है, इसी पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने। कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कामरान साहब, सबसे पहले तो बात ये एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे आपसे सवाल है कि क्या समझते हैं कि 24 नवंबर की जो तैयारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लगती है और उसके मद्दे मुकाबिल जो हुकूमत की तैयारियाँ लग रही हैं, आपको इसका इम्पैक्ट कैसा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? हम इसको गेज नहीं कर पा रहे इस मामले को, क्योंकि अभी तक तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई की तरफ से कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही जो इस्लामाबाद में, या मैं कोयटा का रहने वाला हूँ, कोयटा में जो है ना वो इस हवाले से कोई एक्टिविटीज हों। ये हो सकता, ये बहरहाल ठीक है कि इसमें जो है ना गवर्नमेंट जो है वो कुछ गिरफ्तारियाँ वगैरह कर रही है, उस हवाले से कुछ मामला हैं, मगर वो भी इतने बड़े पैमाने पे अभी तक नहीं शुरू हुई, मगर कुछ न कुछ जो है ना वो गिरफ्तारियाँ, उसकी कंप्लेंट्स आ रही। अच्छा, आज आपने एक बड़ी अच्छी मीटिंग की जिसमें आपकी तरफ से हलाल और हराम वीपीएन का सवाल उठाया गया। आप एक सियासतदान, वकील के साथ साथ एक आलमे, मैं समझता हूँ कि आपकी मज़हब से आपका बड़ा एक गहरा लगाव है। तो कामरान साहब, ये वीपीएन पे फतवा जारी करवा लेना या फतवा जारी कर देना, इतने इस्लामी मुल्क है लेकिन हमें ये एजाज़ हासिल हो गया, अब हम किस तरह फ़र्क रखेंगे जो आपने ही बात की है कि हलाल और हराम वीपीएन में? आज तो 6 वफाकी वज़रा ने वीपीएन लगा कर ट्वीट किया है, तो क्या उन पर यह फतवा लग गया, उन पर यह लागू हो गया फतवा, उनको कुछ सज़ा मिलनी चाहिए? इस फतवे के हवाले से अब फतवा इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ओपिनियन तो दिया करता है मगर फतवा नहीं होता, मगर जो कुछ भी है उस हवाले से मैं कम अज़ कम परेशान था और मैं ये समझना चाहता हूँ कि वो किस बुनियाद पे उन्होंने ये ओपिनियन दिया है, और मुझे अभी तक जो है वो उनकी राय के हवाले से जो है मेरी समझ जो है उस में कुछ बात नहीं आई है। जो आज जो कुछ था वो हमने कोशिश की है कि मामला को समझने की, पीटीए के चेयरमैन बैठे थे और दोस्त बैठे थे, तो उसमें हमने काफ़ी कोशिश की है कि मामले को समझ, हलाल और हराम वाली बात नहीं समझ में आई या इस्लामी और गैर इस्लामी मामले की बात नहीं समझ आई। देखिए, चीज़ को अगर अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो वो अच्छी होती है, छुरी को आप अच्छा इस्तेमाल करें, उससे फ़ायदे लें तो वो अच्छा है, और अगर गलत इस्तेमाल करेंगे किसी को नुकसान देने के लिए तो वो बुरी है। मगर वो छुरी बजाते खुद जो है ना वो हलाल और हराम कैसे हो जाएगी, ये बात मेरी कम अज़ कम समझ में नहीं आई है। मैं उनसे सीखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ मामला, और इसी तरह से ये मैं समझता हूँ कि ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन की खिलाफ वर्जी हो रही है। मगर वो किसी के कानों पे जो नहीं रखेंगी, फिर इसके पीछे कोई लेजिस्लेटिव पावर नहीं है। जो कुछ किया गया है ना जी, इसके पीछे कोई ताकत होती है कानून की, तो वो हमने उनको कहा था कि वो कानून जो है ना वो ब्लैक एंड वाइट में बता दीजिए। वो कानून भी शायद तो नहीं है, कंटेंट कोई ऐसा हो जो अच्छा बुरा हो उसको तो रोका जा सकता है, मगर ये उस कंटेंट को के हवाले से वीपीएन के ऊपर कदम लगाना, ये मेरा ख्याल मुमकिन नहीं है। फिर ये वीपीएन की जो रजिस्ट्रेशन के हवाले से डॉक्यूमेंट थे वो हमने इनको कहा कि हमें दिखाइए ज़रा कि हम अपने तौर पर जो है इस मामले को समझे कि है क्या असल में इसमें। तो वो भी वादा तो कर लिया गया है, अब देखते हैं कि वादा जो है ना वो ऐसा होता है या नहीं होता। कामरान साहब, हमारे मिनिस्टर्स बशमूल प्राइम मिनिस्टर बैनुल अक़वामी सतह पे किसी को भी ख़त लिखने से पहले अब ये ट्विटर के ऊपर या एक्स के ऊपर अपना पैगाम जारी कर दें, वो चाहे ट्रंप की मुबारकबाद के पैगामात हों या दीगर हों, तो वो जो इस्तेमाल है वो हलाल होगा या वो हराम होगा? बस वो हमारे वाला हराम होता है कि
बाकी उनका वाला हलाल होता है। मेरा ख्याल तो मैं यही समझ पाया हूँ कि जो वो करते हैं वो ठीक है, जो वो तुम करो वो कौन, जो हम करें तो वो क्या है, आराम, इस तरह की बात है। तो वो जो उनका जो वो कौन है वो ठीक है, वो अच्छा उसी ट्विटर से जो ना उस जो हमारे लिए आराम है हम उसको यूज नहीं कर सकते, उसके लिए जो ना उनके लिए हलाल है। और वो सारे के सारे जो है ना उनके ट्वीट्स भी आते हैं और हमारे साथ बाज़ का शेयर भी गलती से हो जाते हैं, अदरवाइज तो हमारा ट्विटर बंद है। अच्छा सेनेटर कामरान साहब, औरत की हुक्मरानी हलाल है, जायज़ है या नाजायज़, इस पे कभी किसी ने, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने एक फतवा नहीं दिया। ये ज़बरदस्ती दुकानें बंद करा देना, रिश्वत लेना, लूट मार करना, फ़लाँ चीज़ करना, फ़लाँ करना, लोग स्मोक में मर रहे हैं और आप जनेवा चले जाए, इस पर कभी किसी ने कोई फतवा नहीं दिया। क्या बदकिस्मती नहीं हमारी? आप इसे क्या समझते हैं कि जब सियासी बुनियादों पर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में लोगों को भेजा जाए तो फिर फतवे इसी तरह के नहीं आएंगे? देखिए, असल चीज तो देखे, रिश्वत के ऊपर तो कोई जो है ना वो कोई दो राय नहीं है ना, वो तो यूनानी केस हराम है। उस वो हमने पूरे माशरे ने अपने पे हलाल की हुई है। और बहुत सारी ऐसी चीजें, किसी का दिल दुखाना गलत है, किसी का कत्ल, किसी को जख्म देना, ये सब कुछ है, ये हराम है ना। इवन जो है ना आप अपनी जरूरत से ज्यादा कोई चीज जो है ना जिसकी नुमाइश होती है जो हमारी अपने सरमाए की, वो हराम है। उसके ऊपर बात करनी है तो उसके ऊपर करेंगे। वीपीएन, ये देखिए, ये ट्विटर, ये सारा कुछ जो है ना ये आज की जरूरत बन गई है। अगर इस पे आप गलत मौत शेयर करेंगे तो हराम है, अगर ठीक मौत शेयर करेंगे तो हलाल है। मैं नेट पे सुबह कुरान शरीफ लगाया होता है तो वो तो हलाल है, वो उससे ज्यादा हलाल तो कोई चीज नहीं होगी ना। ये पता नहीं कौन है इनको जो है ना ये इस तरह के मशवरे देने वाला, जो है ना ये अक्लमंद लोग हैं कौन? कामरान साहब, जिस तरीके से आपने 2-3 दिन पहले बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कि जब इब्तदा पे 26वीं आईनी तरमीम वाला मामला चल रहा था, आपने एक हवाला दिया कि किसी ने ट्वीट किया था कि जल्दी जल्दी फैसला कर लें, उसके बाद हम सोचें कि आपको अच्छा कहना है या बुरा कहना है। तो अब के हालात में जब आपके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तासुरात हैं वो इस वक्त तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, कहीं से नरमी है, कहीं से हल्की सी सख्ती है, तो आप लोगों ने फिर क्या फैसला किया है कि दूसरी तरफ से वो बयानिया बन सके? मैं क्योंकि उस कमेटी का मेंबर हूँ जो पीटीआई के साथ जो है ना वो मुज़ाकरात कर रही थी, तो मैंने पहले दिन ये बात तय कर ली थी कि हम इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करेंगे आपके साथ, और हम आपके साथ किसी एहतजाज के शरीक नहीं है, क्योंकि हम नहीं समझते। हमने आपके साथ तलखियाँ कम करनी थी या करनी हैं उस हद तक तो ठीक है, मगर हम जो है ना वो कोई अलाई नहीं है। हम इवन अलाई जो है ना वो पार्लियामान के अंदर भी नहीं बन सके जहाँ पे वो हमको अपने साथ लेके चल सकते थे एक हमसे बड़ी पार्टी होने के नाते। जब ये बातें नहीं हुई तो हम आपके साथ एहतजाज के लिए अपने वर्कर को निकालने के लिए तैयार नहीं है, और इस बात को वो उनको पहले से अंदाजा है, एहसास है, क्योंकि उनको पहले से बता दिया गया ये सब कुछ। अच्छा, तहरीक इंसाफ को तो हम साइड पे रख देते हैं, आपकी भी तहरीक शुरू हो गई, आपने भी जलसे जुलूसों का ऐलान कर दिया है, और अब जो सूरत हाल, जिस तरह मौलाना साहब ने एक जिक्र किया उस सूरत हाल का कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो तरमीम की गई हैं उससे मौलाना साहब नाराज़ नज़र आ रहे हैं, तो मौलाना साहब की नाराज़गी पर क्या हुकूमत को गौर कर रही है चीज़ें वापस लेने पे? मुझे ये तो हुकूमत वाले दोस्त बता सकते हैं कि उनको कोई हमारी नाराज़गी से उनको कोई इशू है या नहीं है, ये तो मैं नहीं बता सकता कि, मगर हमारी नाराज़गी तो बहुत सारे मामला पे है, गलत लेजिस्लेशन पे है, एतमाद में न लेना, जिस अंदाज में वो लेजिस्लेशन लाई जाती है, इन सब चीज़ों को जो है ना वो हम दुरुस्त नहीं मानते। पार्लियामान के हवाले से या इलेक्शन के हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात तो हुकूमत वालों के भी हैं और पीटीआई के अगेंस्ट भी हैं, दोनों के अगेंस्ट है। तो कोई अगर इस पर गौर कर रहा है वो उसकी मर्जी है, कोई नहीं कर रहा उसकी मर्जी है, मगर हमने इससे पहले जो है ना वो हमने सोचा समझा जो है ना अपना एक प्रोग्राम तरतीब दिया हुआ है। मौलाना शुरू कर रहे हैं अमन मार्चेस के हवाले से, पहले कुछ जलसे हैं, फिर उसके बाद अमन मार्च खैबर पख्तूनख्वा में शुरू होगा। इसी से कोई मिलता जुलता प्रोग्राम जो है वो वहाँ के सूबाई की आदत भी जो है ना अपनी रखती है। तो ये हमारी तरफ से जो है ना एक्टिविटीज शुरू हुआ चाहती हैं। आप समझ लीजिए कि ये चंद दिनों के अंदर जो है ना ये हम अपनी एक्टिविटीज भी शुरू कर रहे हैं, और इसके लिए प्लान पहले से काफ़ी पहले से किया गया था। अब पीटीआई कर रही है तो वो उनका अपना हक है।
हमारा अपना। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब इस हवाले देने के लिए। नाज़रीन दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। मौजूदा सियासी मंजरनामे में मुख्तलिफ आ रहा है। किसी के नज़दीक फ़ाइनल कॉल जो है इसका इम्पैक्ट ऐसा पड़ेगा कि हुकूमत के लिए मुश्किल पड़ जाएगी, और किसी के लिए ये है कि फ़ाइनल कॉल जो है ये इनके लिए फ़ाइनल रह जाएगी और अगली फ़ाइनल कॉल बनाने में इन्हें बड़ा वक्त लग जाएगा। लेकिन ये तासुरात जो हैं ये उस वक्त ज़ायल हो जाएंगे कि जब ये फ़ाइनल कॉल की एग्जीक्यूशन हो रही होगी। हुकूमत वक्त को किस तरीके से इसे ट्रीट करना चाहिए या वो किस तरीके से करना चाह रही है, वो इम्पैक्ट कि हुकूमत खुद इसको कामयाब बनाने की कोशिश करेगी और उसमें से अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश करेगी, तो क्या दूसरे वो रास्ता फराहम कर पाएंगे? मौजूदा सियासी मंजरनामे में क्या कोई बड़ी तब्दीली दिखाई दे रही है? इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एजाजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यूके के वैसे कवानीन के मुताबिक 1 साल के लिए बैंकरप्सी होती है। 1 साल तक आप जो हैं वो दिवालिया डिक्लेयर होते हैं। आप उस दौरान किसी कंपनी के डायरेक्टर नहीं रह सकते, और डायरेक्टर बनने का जो फैसला है वो मशरूत होता है अदालती फ़ैसले से, और अदालत ने अगर आपको कोई जुर्माना किया हुआ हो तो वो आप सिर्फ अदा करते हैं, बाकी जो कर्जा है वो आपका माफ़ हो जाता है और 1 साल बाद आपका पुराना स्टेटस बहाल होता है। लेकिन उसमें फिर बकिया तमाम कारोबार की रेटिंग जो है वो माइनस में चली जाती है। देखिए, लाजमी बात है, वो आज से तो नहीं है, कई सालों से यहाँ कर रहे हैं, बल्कि कारीवार है और यहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ, और वो नेशनल भी यहीं के हैं। और उन्होंने ये बात कही भी थी कि हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं और हम बरतानिया के शहरी हैं, और उनका कारोबार सऊदी अरेबिया में और बरतानिया में है। अच्छा जाजुल हक साहब, चलेंगे तो हम इतनी ही बात कर सकते थे जितनी कर दी, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपने इससे ज़्यादा बात पे जवाब भी नहीं देना। आपकी मजबूरियां काफ़ी हैं, हम आपको किसी मजबूरी में नहीं डालेंगे। तो 24 मेरी कोई मजबूरी नहीं है राणा साहब। नहीं वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह, चले, अल्लाह अपनी रहमत रखे। आपके ज़राए 24 नवंबर के हवाले से क्या कह रहे हैं? देखिए, 24 नवंबर कई मरतबा माजी में भी आते रहे, मतलब कि डेटें दी जाती रही। अपोजिशन ने हमेशा कोई ना कोई तारीख दी है, लेकिन कभी कोई हतमी तारीख नहीं होती, क्योंकि देखें हमेशा ये देखा जाता है सियासत के अंदर कि व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि किसी महाजराई से या जलसे जुलूसों से या इज्तिमात से कभी हुकूमत ख़त्म नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता जो गैर जमहूरी ताकतें हैं उनको थोड़ी सी तक़वियत मिल जाती है, वो भी हुकूमत में प्रेशर डाल सकते हैं कि देखो हमने तुम्हें बचाया हुआ है, वरना कुछ और भी हो सकता था। तो मेरा ख्याल है कि एक तो ये बहुत जल्दबाजी में तारीख दी है। PTI वाले ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे, मेरे भी ज़्यादा उनके अपने दोस्तों के साथ राब्ते हैं, कोई इतने खुश नहीं है वो कि इतनी जल्दी इतने बड़े इम्तिहान में जमात को डाल दिया गया है और इतने बड़े बड़े फिगर्स दिए गए हैं कि इतने लोगों को लेकर आए। देखिए, यहाँ तो ऐसे MNAs हैं जो कैंडिडेट, मैं कहता हूँ, जो अपने हलकों में गए नहीं, जब से इलेक्शन हुए ना वो जाते हैं ना जा सकते हैं अपने हलकों में। तो वहाँ से 10-10 हज़ार लोगों को एक MNA के लिए या कैंडिडेट के लिए निकालना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन लोग इकट्ठे होंगे, ये नहीं कि लोग इकट्ठे नहीं होंगे। इस्लामाबाद के अंदर भी उनके लोग हैं, इस्लामाबाद के गिरदो नवा भी ऐसे लोग हैं जिनकी हमदर्दियाँ PTI के साथ होंगी, जिस तरह बाकी पार्टियों के साथ भी वाबस्तगियाँ होती हैं। तो एक गैदरिंग तो ज़रूर होगी, लेकिन उसको कन्वर्ट करना डू और डाई में, वो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात होगी। PTI को ये देखना चाहिए था कि व्हाट नेक्स्ट, यानी कि इसके बाद हमने क्या करना। सर, आपको तारीख क्यों गलत लगती है? माजी में भी बड़ी कयासराइयाँ होती रही हैं, बड़ी फालें निकलती रही हैं, हो सकता है इल्मुल अदाद के मुताबिक यही तारीख बेहतर हो। वो तो एस्ट्रोलॉजर्स तो है अपनी वो क्या कहते हैं व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए तो बड़ी बातें कर रहे हैं, और सैटर्न उल्टा हो गया, डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, और जुपिटर उधर चला गया, मार्स उधर चला गया, और नवंबर में ही हो जाना है जो कुछ हो जाना है। अब अगर उसको देखकर हम अपने सियासी फैसले करने लग गए तो फिर तो मेरा ख्याल है कि सियासत में कोई कमज़ोरी नज़र आएगी। आपको ये नहीं लगेगा कि सियासत जो है वो सियासी तौर पे की जा रही है। और मैं नहीं समझता कि PTI, क्योंकि एक मशहूर यानी कि मकबूल जमात है, इसमें कोई शक नहीं कि वो इन फालों पे और इन जायचों पे
तकिया करके कोई ऐसी तारीख दे देंगे। अब इसके पीछे कुछ और ऐसी चीजें हो सर सकती हैं जो राना साहब अगला ठीक है। सवाल करेंगे, लेकिन सर मैंने ये देखा है पिछले कुछ अरसे में कि वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके बारे में ये कहा जाता रहा इनका बयानिया दफन हो गया 8 फरवरी में, हुकूमत वक्त भी ये कहती रही, इत्तेहादी भी ये कहते रहे, लेकिन पिछले काफ़ी अरसे में मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देख लूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या कोई भी, वो ये कहते हैं कि कोई शक नहीं है मकबूल जमात है। तो सर अगर कोई शक नहीं है मकबूल जमात है तो फिर ये बातें कौन सी कि इनके बंदे नहीं वहाँ पे आएंगे, ये फ्लॉप हो जाएगा, ये कुछ बंदे नहीं निकाल सकते, इनका कोई बयानिया नहीं है? देखिए, मैंने ये तो नहीं कहा कि फ्लॉप हो जाएगा, मैंने कहा इज्तिमा जरूर होगा, लेकिन ऐसा इज्तिमा नहीं होगा कि हुकूमत को घर भेज देगा। ये मकबूलियत तो देखें, कभी ये नहीं हुआ कि कोई पार्टी किसी एक इवेंट से 8 फरवरी से या 9 मई से वो बिल्कुल ही दफन ही हो जाए। कोई जमात दफन नहीं होती। ऐसे ऐसे आपको पता है लीडरशिप पाकिस्तान में जो 9 साल बाहर रहने के बाद वापस आकर फिर वजीर आजम की कुर्सी पर बैठ गए, तो ये कभी नहीं कहा जा सका कि जी ये हतमी है कि जी अब ये पार्टी गैर मकबूल हो गई है या इसका पत्ता काट दिया गया। सियासत के अंदर कभी कोई दफन नहीं होता, सियासत के अंदर मुर्दा भी कभी कभी जिंदा हो जाती है। आपने बड़ी अच्छी बात की, 8 फरवरी को निशान भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन जहाँ पे पहले नंबर पे नहीं वहाँ पे दूसरे नंबर पे ज़रूर ये पार्टी मौजूद थी और लोगों ने निकल के, उस वक्त भी लोग कहते थे इमरान खान को 32 साल कैद हो गई, अब तो कोई पूछेगा भी नहीं, लेकिन उस वक्त भी लोगों ने पूछ कर बता दिया कि हम पूछते हैं। अच्छा एजाज साहब, इसको साइड पे रख देते हैं, एहतजाज कामयाब होगा या नहीं, ये एहतजाज वाले दिन बात होगी। क्या कोई बैकडोर राब्ते हो रहे, इतला क्या है? देखिए, मैं पहले दिन से ये कहता आ रहा हूँ कि राब्ते हमेशा रहते हैं। राब्ते सियासत के अंदर कभी कोई दरवाजे बंद नहीं हुए कि हतमी तौर पर दरवाजे बंद हो जाए। हाँ, सियासी तौर पर सियासतदान ये बात जरूर करेंगे जी कि मैं फलां चोर से नहीं बात करूंगा, मैं फलां से हाथ नहीं मिलाऊंगा, लेकिन जहां बात करनी होती है वहां पैगाम जाते भी हैं, वहां से पैगाम आते भी हैं। पार्टी की क़यादत तकरीबन, मैं नाम लिए बगैर अगर कह दूं तो मेरा ख्याल है कि तकरीबन सारों की राब्ते हैं। इक्का दुक्का को निकाल दें शायद उनके ना हो जो गैर मकबूल हो, लेकिन बाकी जो मकबूल और फ़ाल क़यादत है उन सब के राब्ते हैं जहाँ होने चाहिए, और बातचीत भी होती है, पैगामात आते भी हैं और जाते भी हैं। हाँ, ये बात है कि क़यादत जो है ना, हमेशा हमारे यहाँ ये एक कमज़ोरी है, मैं समझता हूँ इसको, कि क़यादत के आगे बात करना जो है ना वो एक वर्कर के लिए, एक कारकुन के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि क़यादत जो है वो बातें सुनने के लिए, हकायक सुनने के लिए तैयार नहीं होती। ये तकरीबन हर जमात में ही ऐसे है। कई तो मरूसी जमातें हैं, उनके अंदर तो बादशाहत है, तो उसमें तो कोई बात कर ही नहीं सकता, लेकिन बाकी भी जो जमातें हैं नाम ले लें आप, मुस्लिम लीग नून नाम नहीं लेते आप, नून ले लें, पीपल पार्टी ले लें, मतलब उसके अंदर तो किसी की जरूरत ही नहीं होती है कोई खड़ा होकर ऐसी बात भी जरूरत भी कर दे कि जो चेयरमैन को या को चेयरमैन क्योंकि यासर को बड़ा बुरा लगा है नून लीग का, जब मैंने जिक्र किया तो यासर को बड़ा बुरा लगा। नहीं, आपके हल्के से भी है ना फुटाबाज से, तो मैं अदब बुरा करता हूँ। नहीं, मैं वो तो सही बात है। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूँ कि देखें, ये कहना कि कोई इस तरह है, लेकिन बातचीत अगर सही तरीके से सही जगह पहुंचाई जाए तो क़यादत को, और क़यादत जो सुनना चाहती है उसके बरक्स भी बात की जाए, तो ये क़यादत के फ़ायदे में होती है और जमात के फ़ायदे में होती है। लेकिन बहुत कम लोग हैं हमारी मुल्क के अंदर जो कि इस किस्म की बात कर सकते हैं, जो बेचारे जमात छोड़ के चले जाते हैं, अपनी जमात अलग बना लेते हैं, वो समझते हैं कि वो बयानिया जिसके लिए वो खड़े हुए थे वो सर एक चीज़ समझाएं, आपने कहा कि वो जो गैर मकबूल हैं वो शायद ना हो, मकबूल सारे हैं। सर एक काम होता है पैगाम रसानी के लिए और दूसरा काम होता है विकेट के दोनों तरफ खेलना। अब ये इवेल्युएट करके बताएं कि कितने फीसद जो है वो पैगाम रसानी का काम करते हैं और कितने फीसद विकेट के दोनों तरफ। देखिए, पैगाम रसानी का खौफ के डर के मारे, जज्बात को देखते हुए, जवाब के को जानते हुए बहुत कम लोग कर रहे हैं। विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले इतने हैं कि मेरी उंगलियों से मतलब पूरे नहीं आएंगे मेरी उंगलियों पे। वो तो देखें, हर कोई अभी इस वक्त ये चाह रहा है कि जी किसी तरह से असेंबली चलती रहे। माजी के अंदर गलतियां हुई, कौमी असेंबली तोड़ दी, पंजाब असेंबली तोड़ दी, वो तोड़ दिया, जबकि उस वक्त कहा भी गया था बानी चेयरमैन साहब को कि अगर आपको ये 110% बल्कि अगर आपको यकीन है
कि असेंबली तोड़ने से आपको इलेक्शन मिल जाएंगे तो तोड़ दें। अगर 1% भी चांस हुआ कि उनका दाव लग जाएगा तो फिर आप लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा और फिर आपको ये मुश्किलात और जेलें काटनी पड़ेगी। वो शख्स जो कह रहा था कि नहीं जी नहीं बस ये धोखा दे रहे हैं सानू, ये तो हुण तुसी देखो ना, इन्होंने नहीं तोड़नी असेंबली, ये तुसी तोड़वाओ। तो फिर वो हुआ कि वही सबसे पहले अंदर भी गए और अब वही जो है वो दोबारा जमात में वापस जाने की कोशिशें भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ये मतलब चलती रहती हैं। बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब, इस हवाले से अपना वक्त। नाज़रीन दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे, बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी हिकमत अमली के ऊपर। कहीं नहीं जाएगा स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पेशावर के अंदर इजलास हुआ, जिसमें तमाम हिकमत अमली तय की गई और उसकी एग्जीक्यूशन के बारे में बातें की गई, उस पर उठने वाले सवालात, उस पर इबहाम और एग्जीक्यूशन का इम्पैक्ट, इसके ऊपर बिलखुसूस बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब ने हमें ज्वाइन किया। शौकत यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शौकत साहब, जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में कुछ लोग नहीं थे, 10 के करीब कहा जाता है कि मेंबर असेंबली नहीं मौजूद थे। आतिफ खान साहब के बारे में, जुनैद अकबर साहब के बारे में, हालांकि उनके बयानात आ गए कि आतिफ खान साहब ने कहा कि जी मुझे वो मैसेज पता नहीं आया होगा, मैंने पढ़ा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि मीटिंग में जाना, ज़रूरी ये है कि एहतजाज के लिए निकलना। तो इससे वो तासुर क्या उभरता है? बिस्मिल्लाह, कोई तासुर नहीं उभरता जी, सारे ऑन बोर्ड हैं, सारे इंशाल्लाह ताला 24 नवंबर को निकलेंगे। सब लगे हुए हैं अपने अपने हलकों में, कोशिशें कर रहे हैं। और तो ये सब इस बात का इससे जोड़ना कि जी वो सीएम हाउस नहीं पहुंचे या नहीं आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला कि हर हलके के लोग निकलेंगे और बड़ी तादाद में निकलेंगे। इस दफा केपी से इंशाल्लाह ताला जो पहले जितने भी एहतजाज हुए उससे बहुत ज्यादा तादाद में लोग निकलेंगे, क्योंकि ये सबको पता है कि इस बार ये फाइनल कॉल है, इमरान खान की तरफ से कॉल है और इसमें ये नहीं कि जी जाके रास्ते से वापस आ जाएंगे। तो इसलिए जो जज्बा है लोगों के अंदर, आपको पता है केपी के लोग बहुत मोहब्बत करते हैं इमरान खान के साथ, तो उनका जज्बा भी है और वो इस बात पे खुश है कि इमरान खान की रिहाई के लिए या बेगुनाह जितने भी सियासी कारकुन हैं उनकी रिहाई के लिए, और इसी तरह जो मैंडेट चोरी हुआ उसकी वापसी पे के लिए प्रेशर डालने के लिए, इंसानी हकूक़ की बहाली के लिए, ये सारे बहुत सारे इश्यूज हैं। जिस पे महंगाई को देखें, बहुत बड़ा इशू है इस वक्त। ये सारे वो मामलात हैं जो सिर्फ तहरीक इंसाफ के अलावा पाकिस्तान के जो अवाम है वो भी इस हुकूमत से परेशान है, तो वो भी इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ निकलेंगे। अच्छा शौकत भाई, आप क्या समझते हैं केपी के से 20,000, 30,000, 2 लाख, 5 लाख कितने लोग होंगे? राणा साहब, मैं तो इस चक्कर में न पहले आपकी लिस्टें होती है ना, लिस्टें तो बनी होती है ना आपके अपने हल्के से। चलिए आपके हल्के से ले लेता हूं। जी, मैं ये अर्ज करता हूं कि देखें, ज्यादा से ज्यादा लोग निकालना है इस बार और लोगों में जज्बा भी है। तो जो पहले हमारे जलसे होते थे, जुलूस होते थे, आपको पता है केपी का बहुत बड़ा जलसा जुलूस होता है और उससे इंशाल्लाह डबल ट्रिपल होगा, ये मैं आपको गारंटी करता हूँ। बाकी तादाद कितनी होगी कितनी, क्योंकि मैं हमेशा याद रखें, कोई भी तहरीक हो, पॉलिटिकल वर्कर हूँ, तहरीक हमेशा जज्बे से कामयाब होती है। ये जो तादाद शादाद की बातें होती है ना, मैं कहता हूँ 1 लाख भी आ जाए ना, तो 1 लाख को क्या ये मारेंगे? सबको मारेंगे, सबको जेलों में डालेंगे, क्या करेंगे ये? तो जब ये पता है कि किसी ने वापस नहीं जाना है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि हुकूमत इसके तो अभी से हाथ पांव कांप रहे हैं। जो इस वक्त प्रेशर में है ये तो असाबी जंग है, और जो इस वक्त नफ्स देखें इनके कि 144 लगा दिया। भाई क्यों 144 लगे, क्या बात है? इनके वज़रा के बयानात दे के आउट पटांग बयानात दे रहे हैं। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं और कहते हैं जी अफगानिस्तान से लोगों को ला रहे हैं। यार पुख्तून तो सारे अफगान हैं, ये आपको किसने कहा है? आप मेरे ख्याल से वो शजरा सब देख के सबको कहते हैं ये अफगानिस्तान से आए, हमारे अजदाद आए अफगानिस्तान से। अब हमारे जितने भी आप शजरा सब देखें, हम सबके आगे लिखा होता है कौम अफगानी। तो ये शायद ये मेरे ख्याल से इनको समझ ही नहीं आ रही है कि ये और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जी अफगानिस्तान से लोगों को लेकर आए। कौन से हमने अफगानिस्तान से लोगों को लेकर हम? अच्छा शौकत यूसुफजई साहब, अगर देखा जाए जिस तरीके से आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कल ये बात की, उन्होंने कहा जी कि अगर तहरीक चलानी है तो इमरान खान साहब जो हैं वो अपने बच्चों को भी पाकिस्तान लेके आए, इधर मुल्क के बच्चों को आप निकाल रहे हैं, अपने बच्चे आपके बाहर।
ये तो ऐसे, ये तो बुज़दिली वाले बयानात हैं। यहाँ देखिए लीडर है वो, और वो लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, और उनके बच्चे आपको पता है बाहर रह रहे हैं, वो आए ना आए उनसे क्या फर्क पड़ता है। वो जो पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं वो कोई अपने बच्चों की जंग तो नहीं लड़ रहे हैं। इमरान खान अगर बात करें तो हर पाकिस्तानी के लिए बात कर रहे हैं, तो हर पाकिस्तानी पे वो हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये तो सिर्फ बुज़दिली की बातें हैं। मैं तो इसमें मैं कल भी मैंने कहा कि ये बिलावल तो फिर भी खुशकिस्मत है ना, गिले शिकवे कर लेता है वज़ीर आज़म से। वज़ीर आज़म इतना बेचारा है कि वो किससे गिले शिकवे करे, उसको तो पता ही नहीं है उसको गिले शिकवे कहाँ से, वो बेचारा कैसे करे। ये साबुन की टिकिया पर खड़ी गवर्नमेंट है, जरा ये इतनी वो नहीं है। ये अगर ये डॉक्टर यूसुफ साहब किस पे खड़ी है गवर्नमेंट? साबुन की टिकिया पर खड़ी है, एक धक्के की जरूरत है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि इतनी, मैं हमेशा मैं ये कहता हूँ, देखें हुकूमतों के अंदर कोई सियासी वो होती है, सोच बूझ होती है, ये आप देखें किस तरीके से। और पीपल्स पार्टी पे हैरान हूँ कि न इंसानी हकूक की बहाली हो रही है इस मुल्क के अंदर, न सियासी वर्करों को कोई आज़ादी हो रही है, सारी चीज़ें सल्ब हो रही हैं, लगा हुआ है। लेकिन बिलावल जो है वो सिर्फ शिकायतें लगाए बैठा है। वो भाई शिकायतें क्यों कर रहे हो, निकाह तोड़ो इससे जल्दी जल्दी। ये क्या तमाशा बनाया हुआ है, आपके कंधे पे बंदूक रख के सियासत का जनाजा निकाल रहे हैं और आप देख रहे हैं। आप किस बात का इंतजार करें, आपको कोई मजबूरी है ना, आपकी मजबूरी ना होती है, आप दोनों के ऊपर केसेस ना होते तो एक तो भाग जाता, दूसरा कम से कम जमहूरियत के साथ खड़ा होता। लेकिन आज बदकिस्मती से कि कोई जमहूरियत की बात नहीं हो रही है। आज जिस तरीके से पार्लियामेंटेरियन के साथ सलूक हो रहा है, जिस तरीके से पार्लियामेंट को बेतौकीर किया जा रहा है, सियासत को देखे ना, 24 को ऐलान हुआ है कि जी पुरअमन एहतजाज होगा, धरना होगा, और ये अभी से दफा 144 लगा के बैठ गए। और आगे से इनकी बदमाशियां देखें, जो जो वजीर आ रहा है, जिस तरीके से वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, जबान इस्तेमाल कर रहा है, जो जबान वो इस्तेमाल कर रहा है वो धमकी अमेज है। या तो देखे ना, या तो अगर मुस्लिम लीग नून के अंदर इतना दम खमे कि वो पीटीआई के वर्करों का मुकाबला कर सके, तो फिर तो इस तरह की धमकियां तड़ियां लगाएं। लेकिन जो गवर्नमेंट और जो हुकूमत के वसाइल है, इसके ऊपर तो तड़ी ना लगाए ना, इस पर तो हम सब कहा के। अभी अभी शेर अली के साथ मेरा प्रोग्राम था, उन्होंने कहा कि जी ये इस्लामाबाद क्यों आ रहे हैं, ये पंजाब क्यों आ रहे हैं, ये इनको चाहिए कि ये खैबर पख्तूनख्वा में रहे ना, तो इस्लामाबाद आके हमें क्यों तंग कर रहे हैं। भाई इस्लामाबाद आपका अकेला तो नहीं है मेरे भाई, ये तो हम सब का है। ये आप कब से एक इकाई पे जो है ना जम गए हैं, बाकी इकाइयों को मेरे, अगर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का इस्लामाबाद पे कोई हक नहीं है तो फिर तो सिंध और बलूचिस्तान का भी नहीं होगा। तो ये आप कौन सा मैसेज दे रहे हैं, क्या करना चाहते हैं आप? तो मैं तो ये कहूंगा कि क्या 24 को कितने बजे निकल रहे हैं आप लोग? हम तो ठीक 12 बजे इंशाल्लाह ताला सवाबी से निकलेंगे। वैसे तो 11 बजे टाइम दिया है कि 11 बजे निकलेंगे, लेकिन मैं भी 12 बजे तक, क्योंकि जब लाइन अप और इंशाल्लाह ताला सुना है वहाँ पे सवाबी में टेंट शेंट भी लगा रहे हैं आप, एक रात पहले लोग जो आ रहे हैं वहीं पे रहे। देखिए हमारे दूर दराज इलाके हैं ना, चतराल है, अपर चतराल, इसी तरह डी खान से आगे जो इलाके हैं, वजीरिस्तान, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ लोग नहीं पहुंच सकते उस वक्त तक। तो या तो वो रातों रात रवाना होंगे, सुबह पहुंचेंगे, या फिर जो भी है, लेकिन इंशाल्लाह ताला उनके लिए हम पूरा एहतमाम करेंगे। और इस बार जो है ना वापसी इस तरह नहीं होगी कि, क्योंकि जो फैसला हुआ है कि इमरान खान ने ऐलान किया है ना कि 24 को होगा, तो इमरान खान ही धरने को खत्म करने का ऐलान कर सकते हैं। छोटा सा जवाब ये है कि 24 इस्लामाबाद निकलने की तारीख है या पहुंचने की, दूसरा ये कि इसे धरना ही समझा जाए। देखें 24 को हम रवाना होंगे और मेरे ख्याल से 2 घंटे का रास्ता है। तो अब आप अंदाजा करें कि अगर हुकूमत ने मस्ती ना की और फिर दोबारा खंदकें ना खोदी और मोटरवे को तबाह न किया, तो हम पहुंच जाएंगे और हम पूरा मन धरना देंगे। लेकिन अगर मस्ती की तो जाहिर है फिर तो वो गोलियां चलाए, हमारे सीने हाजिर हैं। हम ये कह सकते हैं कि फिर 4 दिन भी लगे, 5 दिन भी लगे, 6 दिन भी लगे, आप जब तक पहुंच नहीं जाते वापसी नहीं होगी। तो राना साहब, ये तो मेरे ख्याल से हुकूमत ने तस्लीम भी कर लिया है और हमारे मीडिया ने भी देख लिया है कि जितनी ज्यादतियां हुई, कितना तशद्दुद हुआ, कितना आंसू गैस हुआ, कितने लोगों को मारा गया,
इसके बावजूद हम लाहौर भी पहुंचे हैं और डी चौक भी पहुंचे हैं। ये अल-यमीन गंडापुर का क्रेडिट तो है, ये तो देना पड़ेगा उसको। सही, यानी इतनी पाबंदियों के बावजूद हम पहले भी पहुंचे थे और अब भी पहुंचा जाएगा और वहाँ पे धरना दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब इस सवाल देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।